हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज हमारा टॉपिक है बीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसे 1931 में लाइनस पॉलिंग व जे.एस. स्लेटलर ने दिया था। किसने दिया था? लाइनस पॉलिंग व जे.एल. स्लेटलर ने दिया था। इस संयोजकता बंध सिद्धांत के इन्होंने कुछ नियम बनाए थे जिसके द्वारा हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कोई उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक रंगीन है या रंगहीन है, यह इसमें चुंबकीय गुण दिखाता है या चुंबकीय गुण नहीं दिखाता है, अर्थात अनुचुंबकीय है अथवा प्रतिचुंबकीय है। इन सभी नॉलेजों के लिए, इन सभी जानकारियों के लिए ये लाइनस पॉलिंग व जे.एस. स्लेटलर ने बीपीटी सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था बीपीटी सिद्धांत में कि पहले सीएमए के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए, अर्थात अगर सीएमए और लिगेंड होते हैं, सीएमए को जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या नहीं देते हैं। देखिए, हम अगर बात करें K4FeCN का होल 6, तो इसमें बताइए ये FeCMa है और ये क्या है? लिगेंड है या नहीं है? बताइए। CN 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 और CN, बताइए ये इसको क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये जो लिगेंड है ये Fe को CMa को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने के लिए Fe के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए। अब बताइए, किसी की शादी है और शादी मेहमान आते हैं, तो हम उन मेहमानों को कहीं पर बिठाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए हम कमरों की, रजाई गद्दों की आदि की व्यवस्था करते हैं या नहीं करते हैं? इसी प्रकार जो ये सीएमए है, इन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म तो ले रही है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन युग्म को लेने के लिए इसके पास रिक्त कक्षक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो पहला पॉइंट इन्होंने यही दिया था कि सीएमए के पास लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने के लिए आवश्यक संख्या में रिक्त कक्षक होने चाहिए। चलो, अब सीएमए के पास रिक्त कक्षक हो गए, फिर क्या करते हैं? जब ये लिगेंड इस सीएमए के पास आते हैं, जब ये लिगेंड सीएमए के पास आते हैं, तो जो सीएमए है क्या आता है? ये सीएमए के खाली कक्षक और इसके भरे हुए कक्षक ये आपस में क्या करते हैं? संकरित कक्षक बना लेते हैं। इनमें क्या होता है? अतिव्यापन होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या दिया था? लिगेंड के सीएमए के पास आने पर धातु परमाणुओं के खाली संयोजी कक्षक आपस में संकृत होकर समान ऊर्जा के संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, अर्थात सीएमए और लिगेंड ये दोनों क्या है? इन दोनों कक्षक संकृत होते हैं और फिर समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दिया था कि सीएमए के खाली कक्षकों का साथ लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षकों के अतिव्यापन से उपसहसंयोजी बंध बनता है, यानी सीएमए के खाली कक्षक और इसके लिगेंडों के भरे हुए कक्षक आपस में क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। और जब इनमें अतिव्यापन होता है तो ये कौन सा बंध बना लेते हैं? उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इनके बीच में उपसहसंयोजी बंध कब बनता है? जब Fe के खाली कक्षक और इस लिगेंड के भरे हुए कक्षकों में अतिव्यापन होता है। अब अतिव्यापन आपने 11th में पढ़ा होगा, दो तरह से होता है, पार्श्व अतिव्यापन और अक्षीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन इस तरह से होता है, पार्श्व अतिव्यापन इस तरह से होता है। अब बताइए फिर क्या होता है कि जब अतिव्यापन होता है बेटा, तो इनमें दो तरह के संकुल यौगिक बनते हैं, एक बाह्य संकुल यौगिक, एक आंतरिक संकुल यौगिक। बाह्य संकुल यौगिक क्या होता है? जैसे S और P के जो कक्षक हैं, जिस कक्षा के जो कक्षक हैं, अगर उसी कक्षा का D कक्षक भी होता है, जैसे S और P
तीसरी कक्षा के हैं तो डी कक्षक भी तीसरी कक्षा का हो तो कैसा बनेगा, वाय संकुल। क्यों कि डी पहले एस आएगा फिर पी फिर डी, तो वो कक्षक कैसा हो जाता है, वाय कक्षक होता है। देखो यही बता रहा है, एस और पी जिस कक्षा के उसी कक्षा का क्या है, डी कक्षक है। इसलिए संकर कौन सा बन गया, एस का एक कक्षक, पी के 3 कक्षक, डी के 2 कक्षक, ये आपस में मिले और ये मिलकर के कौन सा संकर बना लिया इसने, sp3d2। अब बताइए जो एस और पी जिस कक्षा के हैं उसी कक्षा क्या है, डी है, संकरण है। यानी एस और पी अगर चौथी कक्षा के हैं तो डी भी को चौथी कक्षा का है, एस और पी अगर 5वीं कक्षा के हैं तो डी भी 5वीं कक्षा का है। तो ये कैसे कक्षक बना लेते हैं, sp3d2 संकरण अगर बनाते हैं तो ये वाय संकुल यौगिक कहलाते हैं। लेकिन एस और पी जिस कक्षा के उससे पहले वाली कक्षा का अगर डी कक्षक है तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक कक्षक। जैसे एस और पी तो चौथी कक्षा के और डी हो जाए तीसरी कक्षा का। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डी पहले लिखा हुआ है, एस और पी बाद में लिखे हुए हैं। डी अगर पहले लिखा हुआ हो, एस और पी बाद में लिखा हुआ हो तो D2sp3 जो संकरण होता है ये आंतरिक कोश संकुल बनाते हैं, वाय संकुल और आंतरिक संकुल। देखिए एस और पी के बाद डी आया हुआ है यानी sp_d, तो ये कौन सा होगा, वाय संकुल यौगिक होगा। और अगर डी पहले लिखा हुआ है DsP3, अगर ये संकरण बनना है तो आंतरिक कोश संकुल होगा ये। बताइए, तो 2 तरह के संकुल यौगिक बनाते हैं, आंतरिक संकुल यौगिक और बाह्य संकुल यौगिक। अगर डी पहले आ रहा है एस और पी से यानी DsP आ रहा है तो आंतरिक संकुल, और sp_d आ रहा है तो बाह्य संकुल। जांच कैसे होगी भाई, एस और पी के बाद डी आए वाय संकुल, यानी एस चौथी का है पी चौथी का तो डी भी चौथी का होगा, एस 5वीं का है पी 5वीं का है तो डी भी 5वीं कक्षा का होगा। लेकिन इसमें क्या है, एस और पी अगर चौथी के तो डी तीसरी का होगा, एस और पी अगर 5वीं कक्षा के तो डी चौथी कक्षा का होगा। डी पहले आ रहा है तो पहले अगर डी आए तो आंतरिक कोश संकुल, बाद में डी आए वाय कोश संकुल योग बन जाता है। अब अगला पॉइंट, लिगेंड के प्रकार। बीपीटी ने बताया कि लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको लिगेंड के प्रकार बताए थे, आवेश के आधार पर धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड। दंतुरता के आधार पर एक दंतुल लिगेंड, द्विदंतुल लिगेंड और त्रिदंतुल लिगेंड और बहुदंतुल लिगेंड। लेकिन यहाँ पर प्रबलता के आधार पर बताए गए हैं। प्रबलता के आधार पर लिगेंड के प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और औसत क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की क्या विशेषता है, ये अच्छे युग्मदाता होते हैं। दूसरी क्या विशेषता है, ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं। अगर खाली इलेक्ट्रॉन कक्षक में हो तो ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं, उन्हें जो पेयरिंग कर देते हैं उसकी। और ये कौन से संकर बनाते हैं, कौन से यौगिक बनाते हैं, D2sp3 और DsP3 संकर बनाते हैं। अर्थात देखिए डी पहले आ रहा है, दोनों में डी पहले आ रहा है तो डी पहले आता है तो कौन सा होता है, आंतरिक कोश संकुल बनाते हैं। तो ये जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगे ये आंतरिक कोश संकुल यौगिक बनाएंगे। यानी देखो दोनों में डी पहले आ रहा है, इसमें D2sp3 यानी क्या कक्षक हैं, 2 3 और 3 6। इसमें क्या कक्षक हैं, 1 2 और 2 4। डी दोनों में पहले आ रहा है यानी आंतरिक कोश कक्षक यौगिकों का ये निर्माण करेंगे प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ध्यान रखो, इसके उदाहरण क्या है, सी और CN, ये दोनों प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अब देते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ये कमजोर इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं लेकिन कमजोरी के साथ देते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन भी नहीं करते हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे कक्षक में तो उनका युग्मन नहीं करेंगे। देखो मैं बताता हूं, जैसे यहां लिख देता हूं, चलो ये है डी कक्षक, सपोज करो ये हमारे पास कक्षक है ये वाले, और इनमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इनमें क्या हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे। अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहां पहुंचा देंगे, यहां पहुंचा देंगे। इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया या नहीं हो गया, बताओ, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया या नहीं हो गया। तो ये जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं हमेशा।
दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या है? अगर हमारे पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है इस कोष में तो 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल ही रहेंगे, ये पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड इलेक्ट्रॉन का आयुगमन नहीं करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन का आयुगमन नहीं करते तो देखिए sp3d2 या sp3 संकरण बनाते हैं। यानी ये कौन से संकरण बनाएंगे? बाह्य कोश संकुरण संकल्प। देखिए S क्या है? P और D। देखिए SPD कौन सा कोश संकुल हो गया? वाय कोश संकुल हुआ या नहीं हुआ? तो ये वाय कोश संकुल यौगिक बनाते हैं। इनके उदाहरण है हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड है, HCN है। ये क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अब औसत क्षेत्र लिगेंड। औसत क्षेत्र लिगेंड क्या है? कमजोर इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। कमजोर इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन का आगमन कभी कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। ज्यादातर औसत क्षेत्र लिगेंड इलेक्ट्रॉन का आगमन नहीं करते हैं। औसत क्षेत्र लिगेंड में NO2 है, EN है, NH3 है, H2O है, OH है, HCN है, EDT है। ये औसत क्षेत्र लिगेंड है। लेकिन हम विशेष बात करेंगे इस अमोनिया की। अमोनिया क्या है बेटा? अमोनिया CD, CO, Fe और Cu यानी कैडमियम, कोबाल्ट, लोहा और कॉपर, अगर ये 4 धातु आ जाए CMA, अगर ये 4 CMA आ जाए तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की कार्य करेगा, यानी इसकी तरह कार्य करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का आयुगमन करेगा। कौन? अमोनिया। लेकिन अगर शेष सभी जितनी भी धातुएं आए उनके साथ ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तरह कार्य करेगा। अर्थात शेष जितनी भी CMA आएंगे इन 4 को छोड़कर CD, CO, Fe और Cu, इन 4 CMA को छोड़ करके शेष जितनी भी CMA आएंगी ये NH3 दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा और इलेक्ट्रॉन का आगमन नहीं करेगा। लेकिन इन चारों के साथ ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह कार्य करेगा और ये इलेक्ट्रॉन का आगमन करेगा। जब मैं उदाहरण दूंगा तब आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं अगला नंबर बताऊंगा। अब मैं अगला नंबर बताऊंगा। नंबर आ गया कौन सा? छठवां। छठवां नंबर क्या है? छठवां नंबर है कि बर्नर ने भी ये बताया था और बीपीटी ने भी ये बताया है। क्या बताया है? कि जो द्वितीय संयोजकता होती है, अर्थात जो लिगेंड होते हैं वो CMA के साथ एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। CMA के साथ क्या होते हैं? एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। देखिए मैं बताई दे रहा हूं। पॉइंट आ गया छठवां। अगर सपोज कीजिए समन्वय संख्या है 6। क्या है? समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो मैंने वर्नर थ्योरी में भी आपको बताया था, आज पुनः बता रहा हूं कि ये कौन कौन सा संकरण बनाएगा। संकरण कौन सा होगा इसमें? या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। यानी ये कौन सा है? वाह्य संकुल है। और ये कौन? वाह्य संकुल यौगिक है। और ये कौन सा है? आंतरिक संकुल यौगिक। कौन सा है ये? आंतरिक संकुल यौगिक है ये। और कोई भी हो, देखिए 6 समन्वय संख्या 6। तो अगर हम गिने तो 1 S का, 3 P का, 2 D का, टोटल क्या गए? 6 कक्षक हो गए या नहीं हो गए? ऐसे 2 D के, 1 S के, 3 P के 6 कक्षक हो गए नहीं हो गए? यानी समन्वय संख्या 6 के लिए ये संकरण हो सकता है या ये संकरण होता है, लेकिन ज्यामितीय निश्चित होगी। ज्यामितीय कौन सी होगी? अष्टफलकीय। यहां तो CMA आएगा और यहां क्या होगा? ये लिगेंड होंगे। ये क्या होंगे? लिगेंड होंगे। और संरचना कौन सी होगी? अष्टफलकीय संरचना ये बनाएंगे। इस संरचना को केवल ऐसे छोड़ देते हैं, अष्टफलकीय संरचना बनाएंगे। क्या कौन सी संरचना है? अष्टफलकीय संरचना। या मैंने उस दिन बताई थी चतुष्फलकीय द्विप्रामाणीय। 2 पिरामिड बन रहे हैं या नहीं बन रहे? आप अष्टफलकीय लिख लीजिए या चतुष्फलकीय द्विप्रामाणीय संरचना बनेगी। अगर सपोज कीजिए हमारे पास CN कितना है? 4। अगर CN 4 है तो 2 प्रकार के संकरण होंगे। संकरण कौन कौन से होंगे बेटा?
संकरण एक तो होगा sp3 और एक संकरण कौन सा होगा dsp2। देखिए 3p के एक s का 4 हो गए नहीं हो गए 4, एक d का एक s का 2p के 4 हो गए या नहीं हो गए, लेकिन इनकी संरचना बिल्कुल अलग होंगी। इसकी संरचना क्या होगी sp3, जो sp3 है ये क्या करेगा चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा। sp3 क्या करेगा चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा, यानी यहां CMA आएगा और यहां क्या होंगे लिगेंड होंगे, चतुष्फलकीय संरचना। और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, बाकी ऐसे ही बना दे तो भी कोई टेंशन नहीं है। देखो ऐसे जोड़ दीजिए, चतुष्फलकीय संरचना हो जाती है। अगर संकरण क्या है dsp2 है, नाम लिख दूं चतुष्फलकीय संरचना, और dsp2 अगर संकरण होगा तो वर्ग समतलीय संरचना होगी। यहां CMA आएगी और ये क्या बनाएगा एक वर्ग बनाएंगे, यहां लीगेंड यहां लीगेंड यहां लीगेंड यहां लीगेंड। देखिए ये क्या होगा एक वर्ग होगा, और इसमें जो कोण होंगे वो क्या होंगे 90 अंश के। इसमें जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे सबके साथ 90 अंश का कोण बनेगा। इसमें जो कोण होगा वो क्या होगा 1 से 9 अंश और 28 मिनट का कोण होगा। ये संरचना कौन सी होगी वर्ग समतलीय। एक और इन्होंने बताया कि अगला पॉइंट इसमें CMA में उन्होंने VPT में इन्होंने एक और पॉइंट दिया, वो क्या था चलो यहां लिख देता हूं। छठवां पॉइंट क्या था सातवां पॉइंट था कि अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है किसमें संकरण बनाने में, हम देखेंगे अगर उसमें CMA में CMA लिख देता हूं यहां चलो CMA में अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है तो यौगिक कैसा होगा, तो यौगिक होगा रंगीन। अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यौगिक कैसा होगा रंगीन, और उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी उसकी प्रवृत्ति होगी अनुचुंबकीय। कैसे होगी अनुचुंबकीय। लेकिन अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, यहां लिख दूं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, अनुपस्थिति आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो यौगिक कैसा होगा यौगिक होगा रंगहीन। कैसा होगा रंगहीन। उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी उसकी प्रवृत्ति होगी प्रतिचुंबकीय। उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी प्रतिचुंबकीय। और अगर हमें इसकी क्या लगाना चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, अगला पॉइंट डाल देता हूं यहां पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। इसे बोर मैग्नेटिक कहते हैं। ये म्यू से प्रदर्शित होता है चुंबकीय आघूर्ण। इसका सूत्र है √n+2। बोर चुंबकत्व इसका मात्रक है। तो अगर हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो इस सूत्र से हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, जहां n क्या है जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बीपीटी के ये 8 नियम दिए थे किसने लाइनस पॉलिंग और जेएस स्लेटलर। और इसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं किसी यौगिक की प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं कि यौगिक अनुचुंबकीय है या
प्रतिचुंबकीय है। यौगिक रंगीन है या रंगहीन है। यौगिक की संरचना कैसी है, अष्टफलकीय है, वर्ग समतलीय है या चतुष्फलकीय है। लिगेंड और सीएमए के बीच में 90 अंश का कोण है या 109 अंश 28 मिनट का कोण है। ये सारी जानकारी हम किसके द्वारा कर सकते हैं, बीपीटी के द्वारा कर सकते हैं। मैं अलग हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो लाइनस पॉलिक और जेएस स्लेटलर ने ये बीपीटी के कुछ नियम बताए हैं। आशा है आपको बीपीटी के नियम समझ आ गए होंगे और इसके जो उदाहरण के द्वारा हम इसे समझाएंगे अगली वीडियो में, या हम कह सकते हैं बीपीटी के जो अनुप्रयोग हैं वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, जिसके द्वारा आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे उदाहरण के द्वारा। तो अगली वीडियो में इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और लगभग प्रत्येक वर्ष बीपीटी के जो मैं उदाहरण अनुप्रयोग जो कल कराऊंगा अगली वीडियो में, वो हर साल लगभग आते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की पूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।